देखो आज हम लेके आए संविधान का भाग 3 चल रहा है हमारा। भाग 3 में हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में हम लोगों ने कल देखा था अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कल और मेरे से छूट गए थे, तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या एक चीज और है इसमें मूल अधिकार में। मूल अधिकार में हम देखते हैं कि मैंने आपको कल बताया था कि जो मूल अधिकार है वो व्यक्ति को दिए गए हैं राज्य के द्वारा। हम ये कह सकते हैं व्यक्ति से मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो मूल अधिकार है ये व्यक्ति के मूल अधिकार है, अर्थात राज्य क्या कर सकता है, व्यक्ति पर किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, मतलब मूल अधिकार है उसका हनन नहीं कर सकता। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्ना कार्टा कहलाता है और मैग्ना कार्टा एक फ्रांस का वर्ड है जो कि नैसर्गिक अर्थात जो प्राकृतिक न्याय है उसके आधार पर काम करता है। तो इसका मतलब ये होता है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति को प्रदान किए गए या भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए जो मूल अधिकार है वो मतलब एक तरीके से भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय के आधार पर है, इसलिए इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो एक फैक्ट यहां से याद रखिएगा। दूसरा इसमें मूल अधिकार में एक चीज और याद रखना कि जब देश में कभी आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है उस समय मूल अधिकार जो रहता है उनको निलंबित किया जा सकता है, और निलंबित कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। एक फैक्ट यहां से याद रखना कि मूल अधिकारों को जो निलंबन करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को, और वो किस कंडीशन में है, जब कोई किसी प्रकार की आपदा आ जाए या कभी बाह्य आक्रमण हो जाए या मान लो किसी दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से एक वर्ड आता है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है, तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। तो एक फैक्ट यहां से याद रखना कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद लगा सकती है। तो एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा। और दूसरा, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षक है। वैसे तो पूरे संविधान का रक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, लेकिन मूल अधिकारों जब हमारा मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो है उनका रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट कल बचे हुए थे जिसको मैंने अभी क्लियर करने की कोशिश की। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि निलंबित करने का अधिकार मूल अधिकारों को किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अगर हम उसी वर्ड को ये कहें कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो वो संसद लगा सकता है। दोनों वर्ड में अंतर है। निलंबन करने का मतलब ये होता है कि कुछ समय बाद फिर से वो बहाल हो जाएगा, जबकि प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि वो उसका कोई समय नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग पावर है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मूल अधिकार से संबंधित। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पहला मूल अधिकार है, समानता का मूल अधिकार। और समानता का मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फैक्ट याद रखिएगा कि समानता का जो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कल हम लोगों ने 12 और 13 दो अनुच्छेद देखे थे। 14 से समानता के मूल अधिकारों की शुरुआत होती है। तो हमें इसमें 4 आर्टिकल पढ़ना है और हम समानता के बारे में ही आज पढ़ेंगे। ये कई लोग जो मतलब जो मेंस लिखते हैं, मेंस के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है समानता के अधिकार को समझाइए। ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, इसलिए आप इसको भी लिख सकते हो कि समानता का अधिकार एक्चुअली में होता क्या है। तो समानता का जो मूल अधिकार है वो दिया गया है 14 से लेकर 18 तक। तो हमें एक एक आर्टिकल के बारे में उसको हम विस्तार से देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। सामान्य बात में अगर हम कहें तो अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 15 जो बात करता है वो भी समानता के बारे में बात करता है। 16 जो है वो भी समानता के बारे में बात करता है। 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, जबकि 18 जो है उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। तो ये सब क्यों कहा जा करते हैं इस बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 14। देखो, भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान पर बहस चल रही थी, वहां पर बैठ के हो रही थी, तो उन्होंने संविधान के भविष्य के रूप में किस प्रकार से निर्माण किया था उसकी झलक आपको इस अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से इस भारत जैसे विशाल देश में उन्होंने समानता के रूप में क्या क्या कंडीशंस रखी और मात्र 4 आर्टिकल में उसको क्या किया गया, समेटा गया है। तो कैसे,
तो अनुच्छेद 14 में 2 कंडीशन है, याद रखने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फैक्ट आता भी है। अनुच्छेद 14 बोलता है कि हमारा भारत का संविधान जो है, अनुच्छेद 14 ये बोलता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, 2 कंडीशन अनुच्छेद 14 में आती है। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। अब यहाँ से 2 कंडीशन इसलिए लाई गई है कि आप सब लोग जानते हो कि कानून का जब भी जिक्र होता है तो एक तराजू लिए हुए एक जो लेडी है वो आंख पर पट्टी बांधकर ऐसे खड़ी है, आपने देखा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसको कुछ भी नहीं दिखता, उसके लिए सब बराबर है, चाहे राष्ट्रपति आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे इस देश का कोई गरीब व्यक्ति आए, सब उसके लिए बराबर, क्योंकि उसने पट्टी बांध रखी है। तो कानून की नजर में हम ये कह सकते हैं यह विधि जो है उसके समक्ष सब क्या है, समान है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन का, ये याद रखिएगा। विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटेन का है। एक व्यक्ति था एवी डेजी करके, उस व्यक्ति ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है कि विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर कभी कभी आता है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो एवी डेजी करके एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के, उन्होंने इसको दिया था। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब यहाँ पर ये है, संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे देश में हम समानता लागू कर रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर होगा, तो कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये हुई कि अमेरिका एक अलग रूल को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। तो ये एक अलग चीज को फॉलो करता है और विधि के समान संरक्षण जो है ये यूएसए से लिया गया। तो अनुच्छेद 14 में ही 2 कंडीशन आती है। पहली आती है कि विधि के समक्ष सब समान तो है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ चीज ऐसी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 5 साल का एक बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है, दोनों को अगर बस में सफर करते हैं तो 5 साल के बच्चों का टिकट आधा लगता है या नहीं लगता है, जबकि 20 साल के बच्चे का टिकट लगता है। तो अब अगर हम यहाँ ये कहें 20 साल का बच्चा जाकर ये बोल दे कि ये भी तो भारत का नागरिक है, इसका भी पूरा टिकट लेना चाहिए, तो इस कंडीशन के आधार पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने, अमेरिका की एक कंडीशन है विधि के समान संरक्षण, अर्थात हम विधि में सबको समान संरक्षण में कुछ विशेष कंडीशन जो है वहां पर हमको उनको संरक्षण देना होगा। आप देखिए थोड़ी सी देर के लिए कि भारत का राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, अगर इनको भी इनके पद दायित्व काल में अगर उनको सजा देने लगे तो वो स्वयं माफ कर लेंगे। कैसे माफ कर लेंगे? तो राष्ट्रपति के पास पावर है अनुच्छेद 71 के तहत क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल के पास पावर है 162 के तहत क्षमादान की शक्ति। तो अगर आपने उनको सजा दे भी दी तो माफ कर लेंगे कि मैं अपने आप को फांसी की सजा से मुक्त करता हूं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विधि के समक्ष सब समान है, ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, जिसमें कानून ये बोलता है कि सब हमारे लिए बराबर है। लेकिन इसी कंडीशन में अमेरिका से एक चीज आई, ये लेकर आए हम लोग विधि के समान संरक्षण के विधि में हम कुछ चेंजेस कर सकते, अर्थात कहीं पर हम किसी को संरक्षण दे सकते हैं, कहीं पर हम लोग ये कर। और कंडीशन किस प्रकार की है, मान लो थोड़ी सी देर के लिए वही जो मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया कि दोनों बच्चों का बराबर किराया नहीं लग सकता, क्योंकि वो 5 साल का है, वो 20 साल का है। दूसरा, राष्ट्रपति के ऊपर जब वो पद के दायित्व को निभा रहे हैं उस समय उन पर उनको सजा नहीं होती है। हाँ, अगर वो पद से जैसे ही हटेंगे कोर्ट के पास ये पावर आ जाएगा कि वो सजा दे सकते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। विधि के समक्ष समान की बात आ गई है तो ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, और विधि के समान संरक्षण की अगर बात आएगी तो ये अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है। देखो अगला अनुच्छेद आता है 15, अनुच्छेद 15 एक तरीके से, वैसे चारों के चारों अनुच्छेद समानता के आप लोग जानते हो, तो अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि 5 कंडीशन दी हुई है। इस 5 कंडीशन के आधार पर कोई भी इस देश में भेदभाव नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि 5 कंडीशन कौन कौन सी है? धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 कंडीशन है। इसके आधार पर हमारा जो संविधान है वो ये बोलता है, आर्टिकल 15 ये बोलता है कि आप इस आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती है, ना कोई व्यक्ति आपसे भेदभाव कर सकता है, ना ही कोई संस्था आपसे भेदभाव कर सकती है। अगर ऐसा करते हैं तो ये उसके मूल अधिकार का क्या होगा? उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होगा। तो यहां से क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये बनता है, अनुच्छेद 15 में
कि किन आधारों पर भेदभाव भारत में, मतलब किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ना धर्म के आधार पर किया जा सकता है, ना जाति के आधार पर किया जा सकता है, ना वंश के आधार पर किया जा सकता है, ना लिंग के आधार पर किया जा सकता है, और कहाँ पे जन्म हुआ उसका मतलब जन्म स्थान, इसके आधार पर भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम उसको मतलब समानता नहीं दे पाएंगे। इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो अनुच्छेद 15 में 5 कंडीशन याद रखना। सबसे पहले धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर सरकारें भेदभाव कर सकती है। तो कंडीशंस कौन कौन सी है कि धर्म के आधार पर देश में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जाति के आधार पर, संरक्षण देने के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन वो सकारात्मक पहल रहती है। और सकारात्मक पहल ऐसी रहती है, आपने देखा होगा कि जब बॉर्डर पर युद्ध चल रहा होता है तो क्या सेना में महिलाओं को भेजा जाता है? अर्थात नहीं भेजा जा सकता। तो अब यहाँ पर महिलाएं ये नहीं कह सकती कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा। ये किस आधार पर भेदभाव किया जा रहा? लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा। तो क्या हम बॉर्डर पर जब युद्ध चल रहा है उस कंडीशन में क्या महिलाओं को हम सेना में शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली एक बायोलॉजिकल उसमें अगर हम देखें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो खतरनाक जगह पर जहां पर चीजें होती है, युद्ध टाइप की जो चीजें होती है, वहां से उनको, उन सेनाओं से उनको बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पर महिलाएं ये नहीं कह सकती कि हमको लिंग के आधार पर क्या किया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा। तो यहाँ से कंडीशन समझने की कोशिश करना, यहाँ पर महिलाओं को भर्ती नहीं किया जाता। कुछ कुछ बटालियंस है, कुछ कुछ जो रेजिमेंट्स है वहां पर है उनकी, लेकिन बॉर्डर पर खास करके जो चीजें हैं, जो बॉर्डर पर जो फोर्सेस है वहां पर इनको शामिल नहीं किया जाता। तो महिलाएं ये नहीं कह सकती कि हमने भेदभाव किया जाता, अर्थात इस जगह से इनको दूर रखा जाता। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस है ये एक सकारात्मक पहल है कि अगर वहां पर इस टाइप से चीजें होंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम देखें तो जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन का जो एक आर्टिकल है वो आर्टिकल 15 और 16 इसी में आता है। आपने देखा होगा कि समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई पिछड़ा रहता है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई व्यक्ति यहां पहुंच गया और कोई व्यक्ति पीछे रह गया, तो रिजर्वेशन जो चीज है उस व्यक्ति को यहां से लाकर यहां पर बिठाने के लिए रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है उसमें भेदभाव किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति पिछड़ा रह गया है तो उसे आप बराबर पे लाने के लिए उसको विशेष संरक्षण दे सकते हैं। ये अर्थात हम जाति के आधार पर क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(4) इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15(4) में बात लिखी हुई है कि इस आधार पर आप उसको बराबर पे लाने के लिए क्या कर सकते हो, संरक्षण दे सकते हो। वंश के आधार पर भी आपने देखा होगा कि कई लोग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करते। आपने देखा 1857 की क्रांति में सिंधिया राजघराने ने, होलकर राजघराने ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो क्या हम ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को ये कह सकते हैं कि आप उस वंश में जन्मे इसलिए हम आपके से भेदभाव करते हैं? अर्थात हम वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। कई स्थान पर अगर हम देखते हैं जन्म स्थान, कि कोई व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर मतलब कई पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र में उसका जन्म हुआ, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि आप शहरों में नहीं आ सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जन्म के स्थान पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जाति और लिंग के आधार पर 15(4) के तहत ये लिखा हुआ है कि विशेष संरक्षण उसे बराबर पर लाने के लिए, समाज को एक समानता में चलाने के लिए हम ये भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन वो एक सकारात्मक पहल होगी। इसलिए हम कभी भी पॉलिटिकल मुद्दों में ना उलझे। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कभी कभी जब हम बात करते हैं। हमें सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ना है, तो इतना याद रखना, ऐसा कर सकती बशर्त है कि वो एक सकारात्मक, अनुच्छेद 15(4) में लिखा हुआ है। आपने देखा होगा 103वां संविधान संशोधन हुआ है, 103वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें EWS मतलब विशेष आर्थिक पिछड़ा वर्ग करके एक जनरल कैटेगरी में बनाया हुआ एक आरक्षण दिया है 10%, आप लोग सब जानते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया है, ये याद रखना। तो अनुच्छेद 15(6) में जोड़ा गया है कि आर्थिक आधार पर भी क्या किया उन्होंने, 10% रिजर्वेशन दिया है। तो हम यह कह सकता है कि किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया है, तो अनुच्छेद 15(6) में
अलग से कंडीशन जोड़ी गई है जिसमें ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 15 के रूप में आप ये याद रखिएगा, 5 कंडीशन के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जाति और लिंग के आधार पर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए चाहे तो हम एक सकारात्मक पहल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, जो कि एक सकारात्मक पहल होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम ये क्या अनुच्छेद 16 में जितनी भी सरकारी नियोजन मतलब जितनी भी सरकार की जो नियुक्तियां होती है उसमें किसी प्रकार का इन्हीं 5 आधारों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 5 आधार वही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नियोजन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 16 में। फिर कंडीशन वही है, अनुच्छेद 16(4) ये बोलता है कि समाज में सभी को बराबर पर लाने के लिए, ये समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर क्या कर सकते हो, आप भेदभाव कर सकते हो, बशर्ते है वो सकारात्मक पहल के रूप में हो। अर्थात सरकारी नियोजन में जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 16(4) और 10% का जो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है वो 16(6) में है। तो ये दोनों ही अनुच्छेद को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। अनुच्छेद 16(4) में जो कि सामान्य नियोजन में जो रिजर्वेशन है उसको दिया गया था 16(4) में, और 10% रिजर्वेशन जो जनरल कैटेगरी में दिया गया है वो अनुच्छेद 16(6) में दिया गया है। तो अब यहाँ पर सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन आप देखिएगा लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। आप लोग सब जानते हो सरकारी नियोजन में उनका एक अलग वो है, 50% है उनका। तो लिंग के आधार पर है, जाति के आधार पर आपने देखा होगा कि जाति के आधार पर एसटी, एससी और ओबीसी को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16(4) के तहत किया गया है। अर्थात समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए या वो कहीं न कहीं एजुकेशन में पीछे हैं, इसलिए उनको ऊपर उठाने के लिए संविधान की तरफ से मूल अधिकार में अनुच्छेद 16(4) के तहत उसमें रिजर्वेशन के माध्यम से वो क्या हो सकते हैं, मतलब विशेष प्रावधान किया गया जो कि एक सकारात्मक पहल के रूप में है। अनुच्छेद 16(6) में आपने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी में भी कुछ लोग गरीब रहते हैं, तो भारत सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके उसमें 10% आरक्षण अनुच्छेद 16(6) के तहत क्या दिया है, विशेष दिया है। उसमें अलग अलग मापदंड रखे गए हैं। तो ये है अनुच्छेद 16(6) के तहत। एक चीज याद रखिएगा इसमें कि कई बार स्थान के आरक्षण पर भी, स्थानों के आधार पर भी इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। स्थानों के आधार पर कैसे होते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य के जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां की जो जनता है, आपने देखा होगा कि अगर उनको किसी फोर्स में भर्ती होना है तो उनको हाइट में छूट दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि वहां का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हमेशा उसकी जो हाइट रहती है वो कम होती है। इसलिए स्थानों के स्थान पर भी इसमें क्या दिया जाता है कि उनका जन्म कहां पर हुआ है, तो उस स्थान के लोगों को विशेष करके आप देखना, पूर्वोत्तर राज्यों के जितने भी लोग सेना में, पुलिस में ये भर्ती होते हैं तो उनको जो हाइट रहती है वो उसमें छूट रहती है। जनजाति जो क्षेत्र होते हैं, जनजाति क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनको भी किसी भी फोर्सेस में भर्ती होने के लिए छूट रहती है। तो ये सब किसके तहत आता है, अनुच्छेद 16 के तहत, क्योंकि सरकारी नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष कंडीशन के आधार पर अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(6) के आधार पर ये सब किया जा सकता है, जो कि एक सकारात्मक पहल के रूप में सरकार ऐसा करती रहती है। तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 16। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये बोलता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है सीधा सा छुआछूत। आप लोग सब जानते हो छुआछूत क्या होती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना भी होगा। अस्पृश्यता हमारे देश की एक बहुत बड़ी कुरीति थी जो कि प्राचीन काल से चली आ रही थी, और ये सब हुआ था कार्य करने के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसा होता था। अस्पृश्यता अभी वर्तमान में शहरों में बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसको पूरी तरीके से समाप्त करने में भारतीय संविधान के सारे मूल अधिकार, भारतीय संविधान या संसद के द्वारा बनाए हुए सारे कानून आज भी वहां पर धराशायी नजर आते हैं। इसलिए आते हैं कि ये हमारा जो साक्षरता दर है, उस साक्षरता दर के कारण आज भी हम इसे अपनी रूढ़िवादी सोच को बदलने में नाकामयाब रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरों में किसी के पास फुर्सत ही नहीं है छुआछूत करने की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग लगभग अपने 2 प्रकार की फसल करने के बाद फ्री रहते हैं, तो इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया, अर्थात छुआछूत को
जड़ से मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 में मूल अधिकार में शामिल कर दिया कि आप किसी भी आधार पर किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। ऐसा पहले ऐसा होता था, आप लोग सब जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाति के आधार पर उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, हमेशा उनके साथ किसी न किसी प्रकार से भेदभाव होता था, छुआछूत होता था। उसको मिटाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता को बिल्कुल जड़ से अंत किया है और इसको आपराधिक बना दिया है, अपराध बनाया है। अपराध बनाने के लिए 1955 में एक कानून आया था, सिविल संरक्षण अधिनियम 1955। उसके बाद 1989 में एक कानून आया जिसे हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बोलते हैं, 1989 में इसे लाया गया था। तो अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें दंड का प्रावधान दिया गया, सजा होगी और ये सजा भी जो होगी वो मतलब बिना उसके होगी, जमानत के बिना, इसमें कोई जमानत नहीं होती। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अनुच्छेद 17 जो है सबको समान रखने के लिए किसी भी प्रकार की छुआछूत से पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, अनुच्छेद 17 में कौन से कानून बने, तो 1955 का कानून बना, 1990 का कानून अनुच्छेद 17 के तहत बनाया गया। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर बनाया गया है, तो अनुच्छेद 17 से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये भी भेदभाव करता था और भेदभाव करता था जिससे कि हम समान नहीं कर सकते थे, इसलिए इसका अंत किया गया है। आपने देखा होगा पहले इतना भेदभाव होता था कि मूल अधिकारों में रखा है, तो ये फैक्ट थोड़ा याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 इसका एक लाइन याद रखिएगा, उपाधियों का अंत। देखो क्या होता था, भारत में अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, आप सब लोग जानते हैं। जैसे महाराज की उपाधि दे दी, सर की उपाधि दे दी, नाइटहुड की उपाधि दे दी, या राय बहादुर, आपने देखा राजा राम राय बहादुर, राजा राम राय बहादुर या राजा राम मोहन राय जो आपने नाम सुने, ये सब उपाधियां थी। राजा राम मोहन राय को उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि अंग्रेज लोग जब राजा वर्ड लग जाता था तो वो उस पर किराया नहीं लेते थे, तो उनको ब्रिटेन जाना था राजा राम मोहन राय को, तो उनके आगे राजा लिख दिया, और राजा लिख दिया ताकि उनका किराया ना लगे जहाज में। इसलिए जो ये उपाधियां थी, इन उपाधियों से ऐसा माना जाता है कि समाज में एक भेदभाव उत्पन्न होता है, हम लोग एक अलग कैटेगरी में उनको देखने लगते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि राजा शब्द लगा तो हमारे अपने आप को हम क्या मानने लगते हैं, छोटा मानने लगते हैं राजा से। अगर किसी को सर की उपाधि लगी हुई तो हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं, छोटा मानने लगते हैं कि वो नाइटहुड की उपाधि, अर्थात जिनको उपाधियां मिलती थी उन उपाधियों के कारण समाज में एक भेदभाव आ जाता था। तो जब हम पढ़ ही रहे समानता का अधिकार, तो इस समानता को लाने के लिए ये जितने भी प्रकार की उपाधियां होती थी उन सभी प्रकार की उपाधियों को क्या किया गया है, अंत किया गया है। लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सेना के जो अवार्ड है वो उपाधियों इसके अंतर्गत नहीं आती है, याद रखिएगा। सेना के जितने भी अवार्ड है, जितने भी सेना के अवार्ड मिलते हैं वो पद्म भूषण, जितने भी अवार्ड सरकार के द्वारा बाद में जो घोषित किए वो इन उपाधियों में नहीं आते। वो एक्चुअली में एजुकेशन के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वो इसमें नहीं आते। मान लो किसी को भारत भूषण मतलब भारत रत्न मिला है तो वो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर दिया गया है, इसलिए उन उपाधियों को यहाँ इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर सेना में किसी को मतलब सेना में कोर्ट मार्शल और इस प्रकार के जो वहां पर अवार्ड दिए जाते हैं सेना के, तो वो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होते। लेकिन कई लोगों को, जैसे राजा है, सर है, नाइटहुड है, तो सारी उपाधियां जो है ये भेदभाव को प्रदर्शित करती थी, इसलिए अनुच्छेद 18 के तहत क्या किया, उपाधियों का भी अंत किया गया है। तो यहां से याद रखिएगा, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार दिया गया है, ये उस समय की कंडीशन के साथ भविष्य में किस प्रकार का संविधान हम मतलब मूल अधिकार हम दे सके लोगों को और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना, इस आधार पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस समानता के अधिकार में 4 अनुच्छेद शामिल किए हैं। इन 4 अनुच्छेद के आधार पर आप देख सकते हो कि कितनी एक दूरगामी सोच रही उन लोगों की जिन्होंने हमें एक ऐसा मूल अधिकार दिया, समानता का मूल अधिकार। निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी साक्षरता बढ़ेगी, इसके लिए लोग जागरूक होंगे, ये सारी चीजें अपने आप लागू हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत और एक मतलब खूबसूरत संविधान है, जिसमें किसी एक शायर ने ऐसी बात कही है कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। किसी एक शायर ने ऐसा लिखा है कि मैं
हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ। अगर कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।